हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे साइंस और जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। सिर्फ मैंने इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है, जिनके बारे में जितनी हो सकेगी मैं अधिक से अधिक जानकारी आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको वीडियो काफी नॉलेज वाला लगेगा। तो दोस्तों, पहले प्रश्न से मैं शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहां पर है? यानी कि जो खेल यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो अपना ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है पटियाला, सी है दिल्ली और डी है पुणे। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका जो संबंध है इस खेल संस्थान का वो है पटियाला से। अब मैं बात करूं पटियाला की, तो पटियाला पंजाब राज्य में स्थित है। दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा करूं और अधिक यदि हम इसकी जानकारी जुटाना चाहें तो सबसे पहली बात तो ये कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था उड़ीसा में, यानी कि पूर्वी भारत में, या फिर दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो उड़ीसा राज्य में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और जन्म के साथ ही इनकी मृत्यु की बात करें तो दोस्तों, इनकी मृत्यु का इतिहास काफी चर्चित रहा है। यानी कि इनकी मृत्यु के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनका जो स्वर्गवास हुआ वो हुआ 1945 में। यानी कि 1945 के बाद इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो 1945 में इनकी मृत्यु घोषित कर दी गई। अब दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र की और अधिक बात करें तो इन्होंने क्या किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने जापान के सहयोग से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू की और इन्होंने उसी समय आजाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से अंग्रेजों से लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और इन्होंने ही एक नारा दिया जो भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय नारा है, जय हिंद का नारा। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया। तो ये थी सुभाष चंद्र के बारे में जानकारी। अब चर्चा करें 2 नंबर प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 2 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? वापस बोलूं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो किस नदी पर है? पहला ऑप्शन दे रखा है कृष्णा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है नर्मदा और चौथा ऑप्शन दे रखा है रावी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। यानी कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है। अब बात करें सरदार सरोवर परियोजना की, तो ये जो परियोजना है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो विशेष रूप से गुजरात राज्य पर है। अब इस सरदार सरोवर परियोजना की बात करूं तो इस परियोजना पर, या फिर बोलूं मैं नर्मदा नदी पर, कुल 30 बांध हैं। कितने बांध हैं? 30 बांध हैं। और 30 बांधों में जो सरदार सरोवर बांध है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा 2 नंबर का बांध है। अब आपको पता चल गया कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर बांध है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला बांध सबसे ऊंचा कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? बात करूं मैं, टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध जो है वो है उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में स्थित है। अब बात करूं मैं सरदार सरोवर परियोजना की, तो सरदार सरोवर बांध पर सरदार सरोवर परियोजना की स्थापना नर्मदा नदी पर गुजरात में हुई। अब बात करूं मैं और थोड़ी आगे चलकर, तो गुजरात और मध्य प्रदेश या फिर एमपी बोलूं तो इन 2 राज्यों में इस परियोजना पर विवाद चलता रहता है। अब विवाद इन 2 राज्यों में है, लेकिन सम्मिलित जिले और भी हैं। एक राज्य की बात करूं तो राजस्थान राज्य भी इसमें सम्मिलित है, और एक और करूं तो महाराष्ट्र राज्य भी इस परियोजना में सम्मिलित है। अब दोस्तों, इस परियोजना की और अधिक बात करूं तो परियोजना से पेयजल की पूर्ति होती है, साथ ही बिजली उत्पादन भी इस परियोजना पर होता है।
अब प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करें तो बाल्टिक व उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है, वाली नहर कौन सी है। प्रश्न वापस बोलूं, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है। अब ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कील नहर, बी में दे रखा है स्वेज नहर और सी में दे रखा है पनामा और डी दे रखा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करूं मैं बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर की, तो इन दोनों को मिलाने वाली नहर का नाम है कील नहर। कौन सी नहर, कील नहर। अब चर्चा करें हम बाल्टिक सागर पर, तो बाल्टिक सागर दोस्तों यूरोप में स्थित है। ये जो बाल्टिक सागर है ये भी यूरोप में स्थित है और उत्तरी सागर है ये भी यूरोप में स्थित है। और जो ये कील नहर है ये भी यूरोप में स्थित है, लेकिन इसका जो देश है वो जर्मनी है। यानी कील नहर की बात करूं तो ये कील नहर है वो जर्मनी में स्थित है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, तो कील नहर जर्मनी में स्थित है। और इस कील नहर की और बात करूं तो ये यूरोप का मुख्य व्यापारिक रास्ता है, यानी कि यूरोप में होने वाला महत्वपूर्ण जितना भी व्यापार है वो सारा का सारा इस कील नहर के रास्ते होता है। तो अपने बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कौन सी नहर, कील नहर। अब प्रश्न नंबर 4 पर मैं चर्चा करूं तो प्रश्न नंबर 4 है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों काफी सरल प्रश्न है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया, श्रीनगर को किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो दे रखा है कावेरी, बी दे रखा है सतलज, सी दे रखा है रावी और डी दे रखा है झेलम। तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा कि ये जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों श्रीनगर पर चर्चा करें तो यह जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और अधिक बात करें तो आपको पता होगा कि वर्तमान में धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था, जिसे हटाकर अब भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं और वो बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर। अब दोस्तों श्रीनगर की और बात करूं तो श्रीनगर में ही डल झील स्थित है। कौन सी झील, डल झील। अब प्रश्न नंबर 5 पर चर्चा करें तो क्या दे रखा है, देश में कौन सी प्रथम विद्युत रेल, कौन सी रेल, विद्युत रेल यानी कि इलेक्ट्रिक रेल कब चली, कौन से समय भारत में प्रथम विद्युत रेल का स्थापना हुई या फिर प्रारंभ हुई। तो दोस्तों 1853, 1925, 1953 और 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 में प्रथम बार भारत में विद्युत रेल चली। अब प्रथम बार विद्युत रेल चली उसकी बात करें तो 3 फरवरी को चली है। कब चली, 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम बार विद्युत रेल चली। अब आपको इतना भी पता होना चाहिए कि ये चली कहां से, तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो हुआ मुंबई से। कहां से, मुंबई के वीटी से। कहां से, मुंबई के वीटी से। और इसकी आगे बात करें तो इसका जो अंत हुआ वो हुआ पर्ल हार्बर। कहां पर, पर्ल हार्बर। तो दोस्तों ये थे 5 प्रश्न। अब छठे प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 में था कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली। तो आपको मैंने बताया 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम विद्युत रेल चली। अब चली कहां से कहां तक, तो मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर तक चली। वो जो पर्ल हार्बर था वो थोड़ा मिस टाइप हो गया, तो चली कुर्ला हार्बर तक, मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर तक। अब प्रश्न नंबर 6 पर चर्चा करें तो 6 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लगभग रक्त कितना होता है। यानी कि अपना जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें जो रक्त की मात्रा होती है वो क्वांटिटी या फिर मात्रा में कितनी होती है। अब इसकी जो चर्चा करेंगे वो लगभग में ही करेंगे। तो मैं बात करूं मनुष्य के रक्त में, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है 3 लीटर, बी है 4 से 5 लीटर, सी है 5 से 6 लीटर और डी है 8 लीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। यानी कि अपना जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अब बात करूंगा दोस्तों रक्त की, तो रक्त एक प्रकार का जीवित या फिर संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का जीवित या फिर संयोजी ऊतक है और रक्त का जो टेस्ट होता है वो क्षारीय होता है।
अब क्षारीय की बात करूं तो रक्त की पीएच मान होती है वो क्षारीय होती है और 7.4 होती है। कितनी होती है? रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। और ये जो रक्त है इसका जो शरीर में कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? तापमान का नियंत्रण। क्या होता है? तापमान का नियंत्रण। यानी अपने शरीर में जो रक्त है वो ताप का नियंत्रण करता है और क्या करता है? इसका महत्वपूर्ण कार्य है ऑक्सीजन का नियंत्रण, ऑक्सीजन का परिवहन। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। और दोस्तों रक्त जो है उसके अंदर प्लाज्मा की उपस्थिति काफी अधिक मात्रा में होती है। अब रक्त की बात करूं तो इस रक्त को अपन डोनेट भी कर सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। अब रक्त में जो दाता होता है वो ओ होता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो सभी को अपना रक्त दे सकता है। और ए बी होता है वो होता है ग्राही, यानी कि ए बी जिस व्यक्ति का रक्त है वो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 7 पर चर्चा करें कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया, या फिर खोज किसने की, या फिर इसकी जो संरचना है या फिर इसके बारे में जानकारी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दी। वापस मैं बता दूं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किस वैज्ञानिक ने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है फैराडे ने, बी है न्यूटन, सी है हेनरी और डी है वोल्टा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फैराडे, यानी कि फैराडे नाम का वैज्ञानिक है, उसी ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिया। अब मैं बात करूं कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो होता क्या है? तो दोस्तों इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है कि जब किसी चालक तार के अंदर या फिर किसी चालक में विद्युत प्रभावित करते हैं, यानी कि किसी चालक तार के अंदर अपन विद्युत का प्रवाह करते हैं या फिर इसमें इलेक्ट्रिक या करंट डालते हैं, तो इसमें इसके सामने एक सुई लटका देते हैं। क्या कर देते हैं? एक सुई लटका देते हैं। तो इस चालक में जो धारा प्रवाहित तो होती है उस धारा के कारण ये वाली सुई विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। तो इस वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ये सुई जो है वो विक्षेपित हो रही है। तो इसने किसी ने पूछा कि क्यों हो रही है? कारण भी होना चाहिए, किसी भी चीज का कारण जरूर होता है। तो इस वैज्ञानिक ने और आगे प्रयास किया और निष्कर्ष निकाला कि इस विद्युत के कारण विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। उसके कारण ये वाली सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है। तो ऐसा विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव का जो रूल दिया, जो नियम दिया, वो किसने दिया? फैराडे ने दिया। और इसने यूज किया कुंडली का। किसका यूज किया? कुंडली का यूज किया। अब प्रश्न नंबर 8 पर चर्चा करूं तो क्या है? न्यूरॉन इकाई है। क्या? न्यूरॉन इकाई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन होता क्या है। तो न्यूरॉन जो है उसका हिंदी अर्थ होता है तंत्रिका कोशिकाएं। क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाएं। यानी अपने शरीर के अंदर न्यूरॉन्स होती हैं जो कि मेरुदंड से निकलती हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी में कमर के पास मेरुदंड से इनकी उत्पत्ति होती है, यानी उनका मुख्य जो केंद्र होता है वो होता है मेरुदंड। अब बात करूं मैं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन इकाई है। कौन सी इकाई है? संयोजी उत्तक है या फिर पेशी उत्तक है या फिर तंत्रिका उत्तक है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो मैं बात करूं इस न्यूरॉन की या फिर तंत्रिका की, तो ये एक तंत्रिका उत्तक है। सिर्फ नाम से ही निकल रहा है कि न्यूरॉन का नाम तंत्रिका है, तो ये तंत्रिका उत्तक है। अब दोस्तों इस न्यूरॉन की बात करूं या फिर तंत्रिका की बात करूं तो इसका शरीर में महत्वपूर्ण ये क्या है? तो ये क्या करता है, जैसे कि मेरे हाथ के मैंने ये दूसरा हाथ लगाया तो इससे क्या हुआ, मेरे को पता चल गया कि कोई वस्तु है जो मेरी त्वचा को छू रही है। तो ये जो सूचनाएं मिलती हैं ये अपने मस्तिष्क से मिलती हैं। कहां से मिलती हैं? अपने शरीर के मस्तिष्क से इन सूचनाओं का आदान प्रदान मस्तिष्क विभिन्न भागों में करता है। अपने शरीर के विभिन्न भागों में मस्तिष्क सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। और उसको इसकी जानकारी कौन देता है? ये देती है तंत्रिकाएं या फिर न्यूरॉन देता है। तो अपने न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका उत्तक है। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया तंत्रिका उत्तक। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करूं तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की। कौन सा होल? ब्लैक होल। और क्या है ये? एक सिद्धांत दिया। ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया या फिर इसकी खोज किसने की? तो अपना पहला ऑप्शन दे रखा है एस चंद्रशेखर, बी दे रखा है हरगोविंद खुराना, सी दे रखा है सीवी रमन और डी दे रखा है एस रामानुजन। दोस्तों आपको नाम से तो पता चल रहा होगा ये कि सभी व्यक्ति भारतीय से लग रहे हैं, इसका मतलब ब्लैक होल का सिद्धांत एक भारतीय व्यक्ति ने दिया होगा। तो इसकी बात करूं तो इस सिद्धांत का जो खोज की वो की एस चंद्रशेखर ने। किसने की? एस चंद्रशेखर ने इस सिद्धांत की खोज की। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लैक होल होता क्या है। तो दोस्तों ब्लैक होल क्या होता है कि जैसे खगोल में अपने ब्रह्मांड में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर ब्लैक होल उपस्थित है। अब ब्लैक होल का मतलब है कि वहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, यानी कि पृथ्वी पर कहीं पर या फिर अंतरिक्ष में कहीं पर अंधेरा ही अंधेरा है। इसका मतलब है कि वहां पर प्रकाश तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा है। अब दोस्तों प्रकाश क्या है कि जैसे कि अपने सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है, अब पृथ्वी क्या करती है? उस सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है या फिर उसको वापस फेंकती है। उसी के कारण सभी चीजें उज्ज्वलित या फिर अपने को दिखाई देती हैं। वैसे ही ब्लैक होल क्या होता है? इस ब्लैक होल में सूर्य का प्रकाश चला तो जाता है लेकिन वापस लौटकर नहीं आता है। कारण यह है कि वापस कोई चीज लौटकर नहीं आ रही है, इसका मतलब वो वस्तु उसको खींच रही है। जैसे कि मैंने ये पेन है पृथ्वी नीचे गिराया धरती पे तो अपने आप तो वापस आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? पृथ्वी इस पे कोई बल लगा रही है। कौन सा बल लगा रही है? आकर्षण या फिर गुरुत्वाकर्षण का बल इस पर आरोपित कर रही है। गुरुत्वाकर्षण की बात करूं तो सबसे पहले इसकी खोज की न्यूटन ने। अब न्यूटन ने इसकी खोज की तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई वस्तु गिर गई उसके ऊपर लेकिन वापस उसको नहीं जाने दिया, इसका मतलब उसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। तो इस ब्लैक होल में सूर्य का प्रकाश या फिर कोई भी वस्तु हो गिर जाएगी लेकिन वापस कभी भी नहीं आएगी। और इसी कारण ये प्रकाश जो इसके अंदर गिरता है वो प्रकाश को पुनः परावर्तित नहीं करती है। इस कारण यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अब दोस्तों मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पृथ्वी अपनी तरफ प्रत्येक वस्तु को खींचती है। अब प्रत्येक वस्तु को खींचती है तो उसका भी तोड़ होना चाहिए, वरना अपनी जो उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं वो पृथ्वी के बाहर या फिर अंतरिक्ष में कैसे अध्यारोपित या फिर उपग्रह प्रक्षेपित होते हैं। तो क्या होता है कि अपनी पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, क्या दे रखा है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि मैं ऊपर की तरफ फेंकूं, इस वेग से किसी वस्तु को मैं यदि पृथ्वी से ऊपर आकाश की तरफ फेंकूं तो वह वस्तु पृथ्वी पर कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगी, यानी कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को भेद कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। और इसी कारण अपने जो उपग्रह होते हैं उनको इन्हीं वेग से पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाता है और वो सीधे अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में ये जानकारी है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 10 है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है चैतन्य, बी दे रखा है गुरु नानक और सी दे रखा है सूरदास और डी दे रखा है वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। यानी कि इस पुष्टि मार्ग का जो मार्ग अपनाया या फिर अपने धर्म का प्रसार करने के लिए जो साधन अपनाया वो इस वल्लभाचार्य ने अपनाया। कौन सा? पुष्टि मार्ग को अपनाया। कौन से मार्ग को अपनाया? पुष्टि मार्ग को अपना धर्म प्रचार के लिए साधन बनाया। किसको? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग को। अब प्रश्न नंबर 11 दे रखा है मौर्यों के बाद मगध में शासन किस वंश ने किया? प्रश्न दे रखा है कि मौर्यों के बाद मगध में शासन किस वंश ने किया? दोस्तों अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर क्या था कि कुछ जन से और उस जनों से मिलकर जनपद बन गए और काफी जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। तो उन्हीं महाजनपदों में ये मगध भी एक महाजनपद का हिस्सा था और ये सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण मगध महाजनपद है।
और इस मगध में क्या बोल रहा है कि किस शासन मौर्यों के बाद इस मगध वंश का, इस मगध में क्या था कि एक शासक था जिसका नाम था घनानंद। क्या था? घनानंद। और उस घनानंद ने अपने दरबार में एक पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक तक्षशिला महाविद्यालय था, जो कि उस समय का सबसे शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट केंद्र वही था। और उस तक्षशिला महाविद्यालय का आचार्य था, उसका नाम था चाणक्य, जिसका दूसरा नाम है कौटिल्य, और इसी का एक और नाम है विष्णुगुप्त। इस कौटिल्य ने या फिर इस चाणक्य ने या फिर इस विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र की रचना करने का मतलब ये नहीं है कि इसकी जो बुक थी वो अर्थशास्त्र पर ही आधारित थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसकी जो पुस्तक थी वो राजनीति पर आधारित थी, सिर्फ इसने उस पुस्तक का नामकरण अर्थशास्त्र पर रखा। अब दोस्तों बात करूं मैं, ये चाणक्य उस घनानंद जो कि मगध में राज करता था, इसके समय मगध में आया कौन? चाणक्य। कहां से चलकर? रावलपिंडी तक्षशिला महाविद्यालय का आचार्य चलकर चाणक्य घनानंद के दरबार में आया, और घनानंद ने उसका तिरस्कार कर दिया या फिर उसकी थोड़ी बेइज्जती कर दी। तो इस कारण इसने क्या किया, इसने जाते समय वहां से एक बालक को लेके गया, यानी कि रास्ते में इसको एक बालक मिला और उस बालक को ये अपने साथ लेकर गया और उसे शिक्षित किया, और यही बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो चाणक्य के कहने पर इस चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मगध पर शासन किया। कहां पर शासन स्थापित किया? मगध पर शासन स्थापित किया। तो मैं शासन की बात करूं तो शासन 322 बीसी या फिर 322 ईसा पूर्व में इसने शासन स्थापित किया, और इसका जो शासन या फिर इसका वंश आगे तक चला वो चला 187 बीसी तक, यानी कि 322 बीसी से 187 बीसी तक यहाँ पर मौर्यों का शासन हुआ। किसका शासन हुआ? मौर्यों का शासन हुआ। अब मौर्यों का शासन हुआ तो सबसे पहले इस वंश की बात करूं तो मैं इसकी स्थापना किसने की? मैंने अभी बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर इस वंश की स्थापना की। तो स्थापना तो की किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की। और इस चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम वंशज था, कौन था? उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। तो इस बृहद्रथ को हराकर शुंग वंश का, कौन से वंश का? इस मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराया। किसने? शुंग वंश का एक राजा था जिसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र। इस पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने की। तो अपना प्रश्न पढ़ें तो क्या दे रखा है कि मौर्यों के बाद मगध में शासन किस वंश ने किया? तो कुषाण ने भी नहीं किया, चालुक्य ने भी नहीं किया, और शुंग वंश आ गया। तो शुंग इसका हो गया उत्तर, यानी कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश के शासक प्रारंभ हुआ और पुष्यमित्र ने शुंग वंश की मगध में स्थापना की। अब प्रश्न नंबर 12 पर चर्चा करें तो इसमें दे रखा है कि महावीर स्वामी व बुद्ध ने किसके शासन में उपदेश दिया? किसके शासन में उपदेश दिया? अब भारत में उस समय शासन तो बहुत से राजाओं ने किया, लेकिन उस समय महत्वपूर्ण जो राजा थे वो दे रखे अपने को ऑप्शन में, यानी कि बिंबिसार के समय, अशोक के समय, अजातशत्रु के समय और पुष्यमित्र के समय। तो इस महावीर स्वामी और बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने बिंबिसार के समय उपदेश दिए। अब उपदेश तो दिए बिंबिसार के समय, लेकिन दिए कहां पर? तो महावीर ने उपदेश दिया कहां पर? राजगीर में। कहां पर? राजगीर, या फिर इसी राजगीर को राजगृह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजगृह भी बोलते हैं। और यही राजगीर या फिर राजगृह बिहार में स्थित है। अब महावीर ने तो अपना प्रथम उपदेश दिया राजगीर में, तो मैं बात करूं बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। तो प्रश्न अपना क्या बोल रहा है कि महावीर व बुद्ध ने किसके शासन में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के समय इन्होंने उपदेश दिए। प्रश्न नंबर 13 दे रखा है कि जहांगीर महल कहां पर स्थित है?
तो दोस्तों देखने में तो जहांगीर महल अपन सोचेंगे कि दिल्ली में मुगल वंश ने शासन किया, तो मुगलों का सीधा सा उत्तर हो गया दिल्ली, लेकिन इसका उत्तर दिल्ली नहीं होगा। दिल्ली आगरा किले में सिकंदर और फतेहपुर सीकरी। तो जहांगीर महल है वो आगरा के किले में स्थित है। कहां पर स्थित है? आगरा के किले में स्थित है। अब मैं बात करूं जहांगीर महल की स्थापना किसने की, तो जहांगीर महल की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की। किसने की? अकबर ने की। अकबर ने क्यों की, तो मैं क्रम देखूं कि भारत में मुगल वंश की स्थापना या फिर संस्थापक कौन था। तो सबसे पहले आया था भारत में बाबर, और बाबर के बाद उसका बेटा आ गया कौन? हुमायूं आ गया। कौन आ गया? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा आ गया कौन? अकबर। और अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर था। और ऐसे ही ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। जहांगीर के बाद आ जाएगा शाहजहां और फिर आ जाएगा औरंगजेब, आगे चलते। अब मैं बात करूं कि इस जहांगीर महल की स्थापना अकबर ने ही क्यों की, तो पता चल गया कि जहांगीर है उसका पिता कौन था? और अकबर था। तो अकबर ने अपने पुत्र के लिए जहांगीर महल की स्थापना की। 14 नंबर प्रश्न दे रखा है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। अभी अभी हमने बात की थी कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या फिर उपदेश कहां पर दिया, तो कहां पर दिया? सारनाथ में। और महावीर स्वामी ने दिया राजगृह या फिर राजगीर बिहार में। अब बात करूं मैं, क्या प्रश्न बोल रहा है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो प्रश्न नंबर ऑप्शन ए है महाभिनिष्क्रमण, बी है महापरिनिर्वाण, सी है महामस्तकाभिषेक, और डी दे रखा है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो दोस्तों सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया उसको नाम से जाना गया क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि उनके प्रथम उपदेशों को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। प्रश्न नंबर 15 दे रखा है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों बंगाल का प्राचीन नाम देखने में बांग्ला लग रहा है, लेकिन बांग्ला नहीं है। वस्ता हो सकता है, गोड़ हो सकता है, वल्लभी हो सकता है। तो बंगाल जो है उसका प्राचीन नाम था गोड़। क्या था? गोड़ था बंगाल का प्राचीन नाम। अब बंगाल की बात करें तो वर्तमान में इसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है, जो कि पूर्वी भारत में स्थित है। और इसकी जो मुख्यमंत्री हैं वो तृणमूल पार्टी से, कौन सी पार्टी से? तृणमूल पार्टी से एक महिला है, उनका नाम है ममता बनर्जी। और इनके जो राज्यपाल हैं वर्तमान में पश्चिम बंगाल के, वह केसरीनाथ त्रिपाठी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों बात करूं मैं 16 नंबर प्रश्न की, तो रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार मिला है, यानी कि ऐसा कौन सा रेडियो धर्मी पदार्थ है जिसका भारत में विशाल भंडार मिला है। तो यूरेनियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है, रेडियम हो सकता है तो सभी के भंडार, लेकिन वर्तमान में मिला है रेडियम और यूरेनियम के भंडार। किसके मिले हैं? यूरेनियम के भंडार वर्तमान में भारत में मिले हैं, जो कि एक रेडियो धर्मी तत्व है। यूरेनियम एक रेडियो धर्मी तत्व है। और बात करूं मैं इस रेडियो धर्मी तत्व यूरेनियम की, तो इसके जो भंडार मिले हैं वो मिले हैं आंध्र प्रदेश में। कहां पर मिले हैं? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो उसकी जो कानूनी राजधानी है वो है हैदराबाद, और उसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। कौन सी है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश की ही बात करूं तो वहां के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी। इस रेडियो धर्मी तत्व यूरेनियम की बात करूं तो ये कहां पर मिला है? आंध्र प्रदेश में मिला है। कहां पर मिला है? आंध्र प्रदेश में। अपना प्रश्न नंबर 17 दे रखा है कि रक्त का पीएच होता है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पर चर्चा की थी, उसमें मैंने रक्त का पीएच भी बताया था। अब बात करूं क्या बोल रहा है कि रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का पीएच का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो पीएच क्या होता है, तो ये होती है पीएच स्केल। क्या होती है? इसको जैसे मैंने बोल दिया पीएच स्केल, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे चलती जाती। दोस्तों मैं इसकी बात करूं तो ये जो 7 इसका मान होता है ये होता है उदासी, यानी न तो अम्लीय और न ही क्षारीय। अब इस 7 से इधर अगर जाएंगे तो बन जाएगा कौन सा? अम्लीय। और इस 7 से नीचे 8 की तरफ जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? क्षारीय। अब अम्लीय जो होते हैं वो स्वाद में तीखे और खट्टे होते हैं, क्षारीय इसमें मीठे होते हैं।
तो मैं सबसे पहले इस पीएच स्केल की बात करूं तो पीएच स्केल की जो खोज की थी वो की थी सोरेनसन ने। किसने की थी? पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। और अब चर्चा करें कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7 हो सकता है, 7.4 हो सकता है, 7.5 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4। अब 7.4 हो गया तो आप चेक करें कि अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है। तो 7 से अधिक है, नीचे की तरफ जा रहा है, 7.4 है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यानी अपने रक्त का जो स्वाद होता है वो क्षारीय या फिर मीठा होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 18 दे रखा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, यानी कि फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा रसायन प्रयोग में आता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए दे रखा है, सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है, सिल्वर सल्फाइड हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है और सिल्वर ऑक्साइड होता है। एजी का मतलब है सिल्वर, एजी का मतलब है सिल्वर, अर्जेंटम इसको बोलते हैं सिल्वर या फिर इसको बोलते हैं चांदी। क्या बोलते हैं? सिल्वर को ही चांदी बोलते हैं। अब बात करूं कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। और कई बार ऑप्शन में आपको मिलेगा सिल्वर का फॉर्मूला AgBr, या फिर कई बार आपको सिर्फ इसका सूत्र पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला कौन सा है, तो कौन सा है? AgBr। तो दोस्तों इसकी सिल्वर ब्रोमाइड की बात करूं तो ये अपनी जो फोटोग्राफी काम करते हैं, फोटोग्राफर काम करते हैं, उसमें इसका घोल प्रयुक्त किया जाता है, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। और इसका मोटे तौर पर प्रयोग क्या किया जाता है कि अपन जहां पर भी चुनाव में वोटिंग करने जाते हैं तो अपनी अंगुली पर एक स्याही लगा दी जाती है और वो स्याही जो है साफ नहीं होती है। उस स्याही में इसी AgBr या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखें, इस फोटोग्राफी में भी और चुनावी स्याही के रूप में भी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े परमाणु संयंत्र हैं उनमें जो अभिक्रियाएं होती है नाभिकीय रिएक्टरों में, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो बोल सकते हैं नियंत्रित संलयन हो सकती है। नियंत्रित का मतलब है कि कंट्रोल में रहे और संलयन में जुड़ता रहे, अपने कंट्रोल में भी रहे और जुड़ता भी रहे। नियंत्रित विखंडन का मतलब है कि नियंत्रित तो रहे लेकिन टूटता रहे, नियंत्रण में टूटे। आगे है कि अनियंत्रित संलयन, इसका मतलब है कि नियंत्रण खो बैठे लेकिन जुड़ता रहे। और डी का है अनियंत्रित विखंडन, यानी कि अनियंत्रण हो जाए, विखंडन हो जाए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु बम है वो एक बार फटने के बाद उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता और वो फटता जाता है, विखंडन उसका और होता जाता है, आगे से आगे अणु मिलकर विखंडन करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नियंत्रित विखंडन के द्वारा इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे कि ये एक भट्टी है और इसमें नाभिकीय रिएक्टर है और इसके अंदर एक अभिक्रिया हो रही है, वो कौन सी हो रही है? नियंत्रित हो रही है, विखंडन हो रहा है, यानी कि इसके अंदर टूट रहा है। और नियंत्रण कहां से होता है? नियंत्रण यहां से होता है। इसके अंदर क्या होता है कि भारी जल, क्या भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O, ये भरा जाता है। भारी जल जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम में आता है। तो भारी जल इसके अंदर चारों तरफ भरा जाता है, क्या करने के लिए? अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। साथ ही इसमें ग्रेफाइट की छड़ें भी लगाई जाती हैं। किसकी छड़ें लगाई जाती हैं? ग्रेफाइट की छड़ें लगाई जाती है। ग्रेफाइट की छड़ें भी इस अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो प्रश्न का उत्तर हो गया, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न जो होती है वो नियंत्रित और विखंडन अभिक्रिया के द्वारा होती है। प्रश्न नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो मैं बात करूं लद्दाख, जैसलमेर, बरेली और कच्छ, तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। दोस्तों इस लद्दाख की बात करूं तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 370 के अंतर्गत इसको तोड़कर इसमें से क्या किया गया कि वहां पर, या फिर बोलूं 35A को तोड़कर इसमें जम्मू कश्मीर को
एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और संयुक्त राजधानी श्रीनगर को रखा गया। तो दोस्तों ये थे अपने टॉप 20। यदि मैं आशा करता हूं कि यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे तो आपको मेरा वीडियो निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं कि आपने इस वीडियो में क्या अच्छाई देखी और क्या बुराई देखी। धन्यवाद।